मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। तो बेटा जी, जैसे कि आपने बोला था, आपने डिमांड करी थी कि मैम स्मार्ट रिवीजन का एक और वीडियो लाओ, तो दिस इज अनदर वीडियो। दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ स्मार्ट रिवीजन, जहां पे मैं आपके 60 नंबर लॉक करने वाली हूं। यहां पर भी मैंने ऐसे टॉपिक्स चूज करे हैं जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं और जिनको रिवाइज करना बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द सेशन ना, मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि कल मैंने आपको 11th पूरी की पूरी रिवाइज करा दी थी। जिन बच्चों ने देखा है उनको तो पता है, जिसने नहीं देखा जाके उस सेशन को देखो, उसके कमेंट्स पढ़ो, आपको पता चलेगा कि बच्चों को कितना ज्यादा हेल्प हुआ है। दूसरी बात कि कल मैं उसी तरह से आपका 12th रिवाइज कराने वाली हूं। आप किसी भी लेवल पे हो बच्चों, आपको ये सेशन अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना अटेंड, तो आप जहां पे हैं वहीं रहेंगे। अगर आप अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने मार्क्स इंप्रूव करने वाले हो। यस, डेफिनेटली। ठीक है जी, कल 7 बजे होगा। लिंक मैंने कमेंट में पिन करवा दिया है। लाइक करो, नोटिफाई मी पे क्लिक करो, सो दैट आप बिल्कुल मिस ना कर दो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। और एक और चीज, 2 तारीख और 3 तारीख को मैं अपने गोल्ड क्वेश्चंस कराने वाली हूं, जहां से तुम ऐसे सोच लो दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यहां से तुम्हें क्वेश्चंस दिखने वाले हैं, काफी क्वेश्चंस तुम्हें दिखेंगे आपके पेपर में, कुछ क्वेश्चंस आपको इसके आजू बाजू घूमते हुए दिखेंगे। ठीक है जी, ओके। तो इसका भी आई थिंक ये भी क्रिएट हो गया, इसका लिंक भी मैं पिन करवा रही हूँ कमेंट में। इसको भी जाके आप लाइक करें और नोटिफाई मी पे क्लिक कर दें। और बेटा जी, इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, t.me/Dr. Gargi Singh, क्योंकि यहीं पे आपको इस सेशन के भी पीडीएफ में भेजने वाली हूँ, एंड जो बाकी भी पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, 2 पेज नोट्स हैं, मेरे क्वेश्चंस हैं, PYQs है, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। चलो जी, तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में क्या आते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम साथ में, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? वेस्कुलर बंडल। ठीक है, अब वेस्कुलर बंडल आपके क्लोज हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। ऐसे इमेजिन करो कि एक रूम है जिसमें खिड़की या दरवाजा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे खुला खुला रूम है, ओपन है, ओपन है। ठीक है, ओके, तो दरवाजा है, ओके, ओपन द डोर। आप दरवाजा खोल सकते हो, दरवाजा होगा तभी खोलोगे, तो ओपन द डोर। ठीक है, तो ओपन तरह के वेस्कुलर बंडल कहां मिलेंगे? डाइकॉट में। ओपन द डोर, यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम होता है, और इसीलिए यहाँ पे डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। मोनोकॉट्स में और लीव्स में क्या होता है? जो फ्लोएम एंड जाइलम है ना, यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं है, देयर इज नो कैम्बियम। तो इमेजिन करो वही रूम, उसमें ना तो कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है, तो यहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं। कैम्बियम नहीं तो क्या हो गया? क्लोज्ड हो गया। तो मोनोकॉट और लीव्स, चाहे मोनोकॉट के हो चाहे डाइकॉट के हो, लीव्स में क्लोज ही आएगा। अच्छा, अब देखते हैं हम अरेंजमेंट क्या है वेस्कुलर बंडल का विद रिस्पेक्ट टू जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम एंड फ्लोएम या तो अलग अलग रेडियस पे हो सकते हैं। ये देखो, जैसे कि ये इस रेडियस पे, ये इस पे, ये इस पे, ये इस पे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेडियल। अब रेडियल कहां मिलते हैं तुम्हें? आर से रेडियल, आर से रूट्स, आर से रेडियल, आर से रूट। तो ये हो गया। ऐसे ही पूछा जाता है इसमें जनरली कि रेडियल कहां मिलेंगे, मैच द कॉलम पे आ जाएगा। ओके, अगला देखो, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल में क्या होगा कि आपके फ्लोएम एंड जाइलम एक ही रेडियस पे मिलने वाले हैं। ठीक है, एक ही रेडियस पे मिलने वाले हैं। ओके जी, ये देखो एक ही रेडियस पे है। अच्छा, तो ये क्या हो सकते हैं? ये क्लोज्ड भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी थी। तो डाइकॉट की स्टेम में हो जाएंगे ओपन, कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल, एंड मोनोकॉट में हो जाएंगे क्लोज, लीव्स में भी हो जाएंगे क्लोज, चाहे मोनोकॉट के हो चाहे डाइकॉट के हो। अब आ जाओ तुम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गे। यहां से क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है जी, एंड इसमें क्या है कि फिक्स करते हैं एल्गे हाफ ऑफ द टोटल CO2, क्योंकि ये ही हैं ज्यादातर, मेजॉरिटी प्रोड्यूसर यही हैं। ओके, एडिबल एल्गा क्या है? पोलासा को खा जा। दिस इज माय ट्रिक, पोलासा को खा जा, पोलासा को खा जा मतलब जो हम खा सकते हैं। पो से पोरफायरा, ला से लामिना, लेमिनेरिया, एंड एस से सारगैसम। ठीक है, प्रोटीन रिच एल्गा कौन सा है? क्लोरेला एंड स्पाइरोगेरा, जिसको आपके स्पेस ट्रैवलर्स भी यूज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। इट्स लाइक ये ऑलमोस्ट हर साल रिपीट ही हो जाता है। हाइड्रोक्लाइड्स क्या होते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल है एल्जिन एंड केराजिन। अब क्वेश्चन ये आता है कि एल्जिन किससे मिलता है, केराजिन किससे मिलता है? एल्जिन का जो ट्रिक है वो है ब्राउन आलू। ब्राउन आलू मतलब ब्राउन से मतलब ब्राउन एल्गे, आलू से मतलब एल्जिन। ठीक है, देन रेड एल्गे का ट्रिक है, जो ये कैराजिन है रेड एल्गे से मिलता है, इसका ट्रिक है रेड कैरेट। रेड से मतलब रेड एल्गे, कैरेट से मतलब कैराजिन। अगार जो है वो आपका मिलता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से, जिसको हम यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में और आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने में। एक ये क्वेश्चन फ्रॉग का बहुत बार पूछा जाता है कि क्या पाथवे है स्पर्म का। मैंने ओवम का भी बना दिया, स्पर्म का भी देख लो। टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, ठीक है, एंड देन किडनी से होके बिडर्स केनाल से होके यूरिनोजेनाइटल डक्ट, देन क्लोएका, देन क्लोएकल अपर्चर, देन बाहर। ठीक है, वैसे ही अगर मैं ओवा की बात करूं तो ओवरीज, बॉडी कैविटी, ओविडक्ट ने उसको पकड़ लिया,
क्लोएका, क्लोएकल अपर्चर एंड आउट, ये प्लीज याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इन केस ऑफ फ्रॉग। देन बेटा जी ये क्वेश्चन, ये मैच द कॉलम पे आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा आपका सीधा भी पूछ सकते हैं, डायग्राम बेस्ड भी आ सकता है। तो 4 तरह के आपके क्रोमोसोम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर पोजीशन बिल्कुल सेंटर में है, मतलब आपका ये वाला जो आर्म है, दोनों आर्म, तो यहाँ पे तो शॉर्ट एंड लॉन्ग लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट एंड लॉन्ग नहीं बोल सकती क्योंकि दोनों इक्वली हो जाएंगे क्योंकि बीच में है। इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, ठीक है, इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम मेटासेंट्रिक। ओके जी, अगला देखो, अगर मैंने थोड़ा सा इसको मूव कर दिया तो मतलब मेरे पास एक शॉर्ट आर्म बन गई और एक लॉन्ग आर्म बन गई, तो ये बन जाएगा सब मेटासेंट्रिक। अगर मैंने इसको और मूव कर दिया तो मेरे पास एक शॉर्टर आर्म बन जाएगी और एक लॉन्गर आर्म बन जाएगी, इसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। बिल्कुल किनारे पे चला गया, एकदम उसके टिप पे चला गया, एंड पे चला गया, तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, ठीक है। एंजाइम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कोफैक्टर वाला, को एंजाइम वाला, ठीक है। एंजाइम 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, एक होता है कॉन्जुगेटेड जिसमें प्रोटीन वाला पार्ट होता है और नॉन प्रोटीन वाला पार्ट भी होता है। अब जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। दोनों मिला के बनाते हैं होलो एंजाइम विच इज द एक्टिव एंजाइम। ओके, आई विल मूव टू दिस साइड, ठीक है जी। अच्छा, आप देखो कोफैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोफैक्टर क्योंकि आपके 2 तरह के होते हैं, एक होगा ऑर्गेनिक, एक होगा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, विच इज प्रोस्थेटिक एंड कोएंजाइम, ठीक है। अब प्रोस्थेटिक याद रखो, प्रोस्थेटिक कैसा कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ऐसा ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो कि पी से प्रोस्थेटिक, पी से पास, ठीक है, जो एपो एंजाइम को बहुत पास से टाइटली बाउंड है, ठीक है। तो पी से प्रोस्थेटिक, पी से पास, टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। एग्जांपल पे क्वेश्चन आता है, एग्जांपल इज हीम फॉर कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज, ठीक है, हीम फॉर कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज। अब अगर मैं बात करूं कोएंजाइम तो फिर ये लूजली बाउंड होगा, ठीक है, दिस इज लूजली बाउंड टू द एपो एंजाइम, बिल्कुल टाइट करके नहीं ये बैठा हुआ है। तो इसके एग्जांपल है एनएडी विच इज निकोटिनामाइड एडेनिन, ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एंड NADP, ठीक है जी। साथ में बाद में तुम फॉस्फेट लगा दो तो NADP बन जाएगा। अब इस पे ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो कोएंजाइम का ये क्वेश्चन तो आया ही हुआ है, इस पे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सा यहाँ पे कोएंजाइम है जिसके पास नाइसिन होता है या विटामिन B3 होता है, तो इनके पास नाइसिन B3 होता है। अगला देखो इनऑर्गेनिक में आ जाता है मेटलाइन, जो कि क्या करता है, जो एक तरफ से सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, एक तरफ से एंजाइम को पकड़ेगा, ठीक है, उसकी एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन करवाएगा, जैसे कि जिंक के आयंस फॉर कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ओके, WBCs का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है अलग अलग तरह से। एक तो मैच द कॉलम आ सकता है, एक इसमें आ सकता है कि फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, कौन क्या सिक्रीट करता है, कैसे मोड ऑफ एक्शन क्या है। एक ये भी आ सकता है कि आपको अरेंज करने को बोल सकते हैं कि किसका कितना क्वांटिटी होती है आपके शरीर में। तो इस पे 3-4 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। तो WBCs में आपके पास ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं और एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। पहले हम ग्रेन्युलोसाइट्स देख लेते हैं जिसमें बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आएंगे, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि किस तरह की डाई से हम इनको स्टेन करते हैं। तो बेसिक से कर दिया तो बेसोफिल, एसिडिक से एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रल किसी से भी हो जाए, एसिडिक बेसिक तो न्यूट्रोफिल्स। अब देखो ये जो बेसोफिल्स हैं ये सिक्रीट करते हैं सेरोटोनिन, हेपरिन एंड हिस्टामिन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एसिनोफिल्स क्या करते हैं, ये आपके एसिडिक डाई से हो जाते हैं, ठीक है, इनका नंबर इंक्रीज होता है एलर्जी के टाइम पे। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये फेगोसाइटोसिस नहीं करते, इनफैक्ट ये क्या करते हैं, इनके पास जो एंजाइम्स हैं उनको बाहर निकालेंगे ताकि जो भी पैथोजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। ये क्या है, लाइजोजाइमल एंजाइम सिक्रीट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे पैथोजन को। देन बेटा जी आपके पास न्यूट्रोफिल्स आ गए, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, एनगल्फ करके खत्म कर देंगे पैथोजन को। मोनोसाइट्स भी क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस बन जाएंगे और फिर फेगोसाइटोसिस करेंगे, इनका भी यही काम है, ये सबसे बड़े होते हैं। लिम्फोसाइट्स आपके B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स लेकर आते हैं आपकी बॉडी का। एक तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इनकी परसेंटेज, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको इनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना हो तो एक चीज याद रखो बस, नल मैब, ठीक है, नल मैब सबसे ज्यादा होगा न्यूट्रोफिल्स, कितना 60 to 65%, ठीक है। उसके बाद L से क्या है, लिम्फोसाइट 20 to 25%, M से क्या है, मोनोसाइट कितना 6 to 8%, E से क्या है, इसिनोफिल्स 2 to 3%, B से है बेसोफिल्स 0.5 से 1%। तो ये याद रखना। न्यूक्लियस भी देख लो, इसका 2 to 3 लोब्स होता है, इसका बाइलोब्ड होता है, इसका मल्टी लोब्ड है, इसका किडनी शेप्ड है और इसका काफी बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। चलो अब दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैच द कॉलम हो या डायरेक्ट हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है, मैंने एक टेबल बनाया जिसमें
हम देख रहे हैं कि नेचर ऑफ एग्जाम्पल, मतलब मोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है या फिर यूरिकोटेलिक है। अब इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है। देखो नेचर एंड एग्जाम्पल, अमोनोटेलिक का एग्जाम्पल है एक्वाटिक इंसेक्ट, मैनी बोनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस। जो भी अमोनोटेलिक होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको पानी चाहिए अमोनिया को निकालने के लिए, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। कितना पानी चाहिए? 1 ग्राम आपको चाहिए होता है, 500 ml 500 ml पानी चाहिए होता है 1 ग्राम को निकालने के लिए, ठीक है। और कैसे हो रहा है भाई? बॉडी सरफेस से और डिफ्यूजन थ्रू गिल से हो रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें यूरियोटेलिक की तो ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा हम, ठीक है। वी आर एग्जाम्पल ऑफ दिस, मैमल्स आ गए, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आ गए, मेरीन फिशेज आ गई, ठीक है। अब ये क्या, ये थोड़ा कम टॉक्सिक है, इसको निकालने के लिए मुझे चाहिए 50 ml वाटर 1 ग्राम को निकालने के लिए। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास किडनी होती है। यूरिकोटेलिक के केस में हम देखेंगे कि लैंड स्नेल्स आ जाते हैं, इंसेक्ट आ जाते हैं, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ये सबसे कम टॉक्सिक है। इसको निकालने के लिए सबसे कम पानी चाहिए, 10 मिलीलीटर 1 ग्राम को निकालने के लिए। ये पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसी चैप्टर से एक और जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज फंक्शन क्या है ट्यूब्यूल्स का, मतलब कहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है और कौन सा पार्ट क्या सिक्रीट कर रहा है, कौन सा पार्ट क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, रीएब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब देखो एक सिंपल सा मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आपको सारी चीजें एक ही स्लाइड में है। जो भी मैंने ब्लू से लिखा हुआ है ना, दैट इज समथिंग जो हम फिर से फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ये मुझे चाहिए, जो भी मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी मैंने ये पिंक कलर से लिखा हुआ है ये सिक्रीशन है, मुझे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि यूरिन में ये चीज चली जाए। तो सबसे पहले रीएब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। दिस इज पीसीटी। पीसीटी क्या करेगा? पीसीटी ग्लूकोज, अमीनो एसिड, योर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे याद रखो, ये नमक वाला पानी, ऐसे याद रखो, नमक वाला पानी है ना। क्यों चाहिए तुम्हें नमक वाला पानी? तुम्हें गाना गाना है, ऐसे याद रखो, गाना, ठीक है, गाना, GANA, गाना। पानी चाहिए कौन सा? नमक वाला। तुम्हें गाना गाना है तो पानी चाहिए नमक वाला, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ पोटेशियम भी है और बाइकार्बोनेट आयंस भी हैं जो हम फिर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे, ये है तुम्हारा लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले, इस पे क्वेश्चन आता है। लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग जो पार्ट है, डिसेंडिंग लिम्ब है, वो पानी के लिए परमिएबल है, वहां से पानी निकलता है। इसको मैं कैसे याद रखती हूँ कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ से पानी नीचे आ रहा है, ठीक है जी, ऊपर तो नहीं जाता, नीचे आ रहा है, तो पानी नीचे आ रहा है ना, पानी नीचे आ रहा है ना, तो जब ये नीचे आ रहा है तो पानी निकलेगा, ठीक है। और सॉल्ट नहीं निकलेगा, सॉल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पानी के लिए इम्परमिएबल एंड सॉल्ट्स के लिए परमिएबल, ठीक है। अच्छा, जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है वो भी पानी निकाल रहा है, यूरिया भी निकाल रहा है, यूरिया भी निकाल रहा है। और जो आपका डीसीटी है, यहाँ पे क्या है? नमक वाला पानी यहाँ पे भी निकल रहा है, ठीक है, नमक वाला पानी यहाँ पे भी निकल रहा है, NaCl वाटर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स यहाँ पे भी निकल रहे हैं। अब देखो तुम सिक्रीशन में एक चीज नोटिस करना कि ये हाइड्रोजन आयंस ये भी सिक्रीट कर रहा है, ये भी और ये भी, ठीक है, तो एक चीज तो कॉमन हो गई। अच्छा, अब ऊपर वाले में देखो कि अमोनिया ये भी सिक्रीट कर रहा है और ये भी, ठीक है, डीसीटी भी, पीसीटी भी। अच्छा, ये इसका डन हो गया सारा। अब इसका एक रहता है, यहाँ देखो, यहाँ पे ये पोटेशियम को सिक्रीट कर रहा है और ये भी पोटेशियम को सिक्रीट कर रहा है। तो ये जो डीसीटी है ना, इसकी सबके साथ मैचिंग हो रही है, इसकी इसके साथ भी हो रही है, इसके साथ भी हो रही है, तो ऐसे याद रखना। एंड दिस इज वन अनदर टॉपिक, ठीक है। एक और टॉपिक जिसपे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक सवाल बार बार पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है कि भाई इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो सिग्मोइड है, ठीक है, सिग्मोइड है। दूसरा, एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि इधर इस वाले एक्सिस पे क्या है, इस पे क्या है, तो इस एक्सिस पे आपका क्या पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, और इधर क्या है, सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का विद ऑक्सीजन। अब एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि ये किस तरफ को शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये राइट की तरफ को कहां शिफ्ट करेगा और लेफ्ट की तरफ कहां शिफ्ट करेगा। तो एक ट्रिक है छोटू सा, उसको याद रखो कि L से लेफ्ट, L से लंग्स, ठीक है, तो ये लेफ्ट की तरफ तब शिफ्ट करेगा जब हम लंग्स के पास बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब क्या कंडीशंस होंगे, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि किस कंडीशंस पे ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कंडीशंस क्या होते हैं बच्चे? लंग्स की तरफ पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि इस वाली साइड, लंग्स वाली तरफ आपका हीमोग्लोबिन जुड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। नेचुरली CO2 का कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी यहाँ पे कम होगा, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी कम होगा। अगर राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो सब कुछ उल्टा कर दो, ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो गया, इसका ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ठीक है, ये भी ज्यादा। अगला देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो अभी 2024 में भी आया था, ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन में बता रही हूं आपको इन केस ऑफ, ये देखो मेल्स का देख लो, हार्मोनल रेगुलेशन कैसे रहेगा।
तो भाई हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ओके। तो भाई उसके बाद वो टारगेट करता है किसको, वो टारगेट करता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये कहाँ हो रहा है, ये कब हो रहा है, प्यूबर्टी जब हिट कर रही है तब हो रहा है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को उसने टारगेट करा। अब इंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करेगी। कौन से, एफएसएच और एलएच को रिलीज करा। अब याद रखो एफएसएच किसके ऊपर एक्ट करेगा, एफएसएच, इसमें एस आता है तो ये सर्टोली सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। सर्टोली सेल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे जैसे कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एंड्रोजन्स को एक्यूमुलेट कर देते हैं, उसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस होगा। अब दूसरा देखो जो आपका एलएच है, अब क्योंकि ये एलएच है, एल आ रहा है तो ये लिडिक सेल्स के ऊपर काम करेगा। ये क्या करेंगे, एंड्रोजन्स बनाएंगे और स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। अगर देखो इनका अगर आपके पास इनफ स्पर्म्स बन चुके हैं, इनफ टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स बन चुके हैं, तो इनको हम इनहिबिट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनहिबिन की। बहुत ज्यादा अब बहुत हो गया, अब रोक दो, बट ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ तो इसको तुम स्किप कर सकते हो। अच्छा एक ये इस क्वेश्चन पे भी बहुत सॉरी इस टॉपिक पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चलो देखें, तो प्यूबर्टी में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे हुआ हमने देख लिया। अब देखो शुरू करते हैं विद द मेल जर्म सेल जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या होंगे, डिप्लॉइड होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया ये अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेते हैं, ये बोलते हैं कि हमें तो बहुत सारे स्पर्म बनाने हैं तो हम तो बढ़ जाएंगे, बढ़ जाते हैं, तो माइटोसिस करते हैं जी, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन माइटोसिस हुआ है तो अभी आपकी प्लॉइडी सेम है, UR2N 46 क्रोमोसोम्स ही हैं। अब होगा मायोसिस, ठीक है, मायोसिस 1 हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, मतलब अब आपका हेप्लॉइड सेल बन चुका है, अब आपका रिडक्शनल डिवीजन हो चुका है, तो N = 23। देन मायोसिस 2 होगा, स्पर्मेटेड बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना, स्पर्मेटेड बन जाएंगे। स्पर्मेटेड ऐसा है, गोलू गोलू समझ लो, स्पर्मेटेड से मुझे स्पर्मेटोजोआ बनाना है, स्पर्म बनाना है, तो मुझे यार थोड़े से स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन होगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, किसका बनना, स्पर्म का बनना, किससे, स्पर्मेटेड से। यहाँ कोई डिवीजन नहीं होता, कुछ नहीं होगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा और स्पर्म बन जाएंगे। अब स्पर्म किसके साथ जुड़े होते हैं, उनका सर किसके साथ जुड़ा है, सर्टोली सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अब तो उनको जाना पड़ेगा छोड़ के अपनी दुनिया, है ना, लंबे सफर पे, तो इनको सेपरेशन कराना पड़ेगा। सेपरेशन किसकी तरह साउंड करता है, स्पर्मिएशन, सेपरेशन। तो जब ये रिलीज हो जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म, उसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है, स्पर्मिएशन। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, पॉलिनेशन से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ऑटोगेमी में इससे, क्लीस्टोगेमी से, क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स पे पूछा जाता है जो फूल बंद रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स हैं इनका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि जब ये बंद रहते हैं ना, तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर भी ये सीड प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिनेशन कर लेते हैं फिर भी, ठीक है जी, ये फिर भी कर लेंगे। डिसएडवांटेज क्या है, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, ओके। अब ये देखो कि इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, कैसे याद रखोगे, क्लीस्टोगेमी मतलब बंद हैं फूल, ठीक है, आपका बंद हो गए थे, कोविड में बंद हो गए थे हम अपने घरों में, तो इसका एग्जाम्पल भी वैसे याद रखोगे, कोविड, COV, कॉमलिना, ऑक्सैलिस वायोला जिसका कॉमन नेम है पेंसी। कैस्मोगेमस फ्लावर वो होते हैं जो कि खुल जाते हैं और यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है ज्यादातर, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन जिसपे, एक और टॉपिक जिसपे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल वाला, एंडोस्पर्मस का क्या एग्जाम्पल है, नॉन एंडोस्पर्मस का क्या एग्जाम्पल है, एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। तो एंडोस्पर्मस आपको मिलते हैं ज्यादातर मोनोकॉट में, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले, कोकोनट, लेकिन कुछ ऐसे डाइकॉट्स भी हैं, एक्सेप्शन समझ लो तुम, जहां पे एंडोस्पर्म मिलता है, ठीक है, जैसे कि कैस्टर विच इज अ डाइकॉट, लेकिन भाई सीड कैसे हैं, सीड एंडोस्पर्मस है। नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स की बात करें तो एंडोस्पर्म जहां पे होता नहीं है, मतलब ये ज्यादातर आपको डाइकॉट में मिलेगा, जैसे कि पी, ग्राम, बीन्स, ग्राउंडनट, लेकिन एक ऐसा मोनोकॉट भी है जहां पर एंडोस्पर्म होता है, जैसे कि ऑर्किड, ठीक है, जैसे कि ऑर्किड, ओके। अगला देखो बच्चे, जेनेटिक कोड, ठीक है, जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, ओके। जेनेटिक कोड किसने दिया था, जॉर्ज गैमो ने दिया था, उन्होंने प्रपोज करा था कि ये ट्रिपलेट है, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट भी हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक कोड। तो हरगोबिंद खुराना, इन्होंने RNA सिंथेसाइज करा था, मतलब आर्टिफिशियल, ठीक है जी। मार्शल निरगबर्ग ने सिंथेसाइज करा था प्रोटीन एंड सेवेरो ओकोया एंजाइम, ठीक है, ये वो एंजाइम था, सेवेरो ओकोया ने सिंथेसिस करा था, एंजाइमेटिक सिंथेसिस करा था RNA का विदाउट टेम्पलेट के बिना करा था। अब जो आपका जेनेटिक कोड है उसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, ये ट्रिपलेट है, ठीक है, जैसे AUG है,
जैसे GUG है तो 3 के ही उसमें होता है। तो AUG जो जैसे आपका वो इनिशिएटर कोडोन है, ठीक है, वो प्रोकैरियोट में फॉर्माइल मिथ्योनिन बनाएगा और यूकैरियोट्स में मिथ्योनिन बनाएगा, ठीक है जी, ओके। यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल है, जैसे कि GUG की अगर मैं बात करूं तो ये विलाइन के लिए ही कोड कर रहा है सारे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, तो मोस्टली इट इज यूनिवर्सल। देखो जैसे यहां पर थोड़ा सा अलग हो गया बट मोस्टली इट इज यूनिवर्सल। कॉमा ऐसे मैं कॉमा नहीं लगाऊंगी, GUG के बाद ऐसे करके कॉमा लगाऊंगी और फिर AUG लिखूंगी, नहीं, नॉन ओवरलैपिंग है। मैंने अगर AUG लिखा है और GUG लिखा है तो मैं AUG GUG पढ़ूंगी, मैं UGG नहीं पढ़ सकती, तो नॉन ओवरलैपिंग है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन एम्बिगुअस है, मतलब एक कोडोन से एक ही अमीनो एसिड आप कोड कर सकते हो, ज्यादा नहीं। डीजेनरेट है, मतलब एक अमीनो एसिड ज्यादा कोडोन को कोड कर सकता है। आप अपना वो जो एक चेक सा बनाया हुआ है ना, पुनेट स्क्वायर चेक टाइप बनाया हुआ है, ठीक है, नॉट एग्जैक्टली पुनेट स्क्वायर चेक, उसमें देखना कि बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप कोडोन कौन से आपके, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ठीक है, ये है। ऑक्रे, एम्बर एंड ओपल आपको करने की जरूरत नहीं, अब आपके सिलेबस में ये ऐसे नहीं बताया जाता। एक और है बेटा जी जिसपे मैं देखती हूँ कि काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी लगातार 2-3 साल तक भी पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 साल छोड़ के आ जाता है, तो दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। अब इसमें क्या है आपका, इसमें ना आप मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसुलिन बना रहे हो, ठीक है। पहले जो हम इंसुलिन यूज करते थे वो कैसा होता था, वो स्लॉटर्ड कैटल्स या पिग से लेते थे जिससे एलर्जी हो जाती थी। अब इसका हमने सोल्यूशन क्या निकाला कि हम ह्यूमुलिन बनाएंगे विच इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अब जो आपका इंसुलिन होता है उसमें 3 आपकी पेप्टाइड चेन होती है जो कि इनएक्टिव इंसुलिन है, A, B एंड C, ठीक है, A, B एंड C, इन तीनों को मिला के आपका बनता है प्रो इंसुलिन। इनएक्टिव है, इसको एक्टिव करने के लिए मुझे C को निकाल देना पड़ता है जिसके पास सबसे ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं 31, ठीक है, B के पास 30 एंड A के पास 21, इसको निकाल दिया और इन दोनों को जोड़ दिया डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ, तो ये इंसुलिन है। अब इसको जब हम बना रहे थे तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन इन द ईयर 1983 अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, उन्होंने क्या करा, इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने दोनों जो A चेन था और B चेन था उनको अलग से बना लिया, ठीक है, इसका DNA सीक्वेंस लिया, इसका लिया, प्लाज्मिड लिया एज अ वेक्टर और ई कोलाई के अंदर इन्होंने इसको इंसर्ट कर दिया, तो चेन A बन गई, चेन B बन गई और फिर इसको इन्होंने जोड़ दिया एंड दैट इज हाउ ह्यूमन इंसुलिन बन गया। क्योंकि जब हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया था ना तो प्रो इंसुलिन तो बन रहा था बट वी वर नॉट एबल टू रिमूव दैट C पेप्टाइड, ओके। एंड इससे भी बच्चे क्वेश्चन आ जाता है, ड्रग्स वाला जो है इससे मैच द कॉलम भी आ जाता है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि बताओ इस चीज का सोर्स क्या है। तो ये कि मैंने टेबल बनाया हुआ है, बहुत बढ़िया है, इससे तुम्हारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा जल्दी से। ये मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है, दिस इज माय टेलीग्राम, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो बच्चों दिस वाज अबाउट द वीडियो, अच्छा लगा तो मुझे बताना, आई एम ट्राइंग कि आपकी हेल्प कर सकूँ। मेरे को चाहे कितना भी टाइम लगे, चीज़ों को ढूंढने में रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है बट इट इज़ ओके, क्योंकि 3-4 दिन ही रह गए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना दम लगा सकते हैं लगाते हैं यार, कर देते हैं, ठीक है, जो बस जितना अपने से हो सकता है ना करते हैं बस, ठीक है। कल का सेशन जरूर अटेंड करना है, लाइक कर दो जाके, 1000 लाइक पे शुरू होगा सेशन, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।